प्रणाम दोस्तों। इंडिका पॉडकास्ट की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप लोगों के सामने उन लेखकों को लेकर आऊँ, उन साहित्यकारों को लेकर आऊँ, जो सामने आने से कभी-कभी कतराते हैं। वो केवल लेखन में विश्वास रखते हैं और पीठ पीछे ही अपना सारा काम करते रहते हैं। मेरी इस श्रृंखला के दौरान कोशिश रही है कि मैं उनको आप सबके सामने लाऊँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि वो लिखने से ज़्यादा अच्छा बोलते भी हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं स्वागत कर रहा हूँ अजीत साहब जी का, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसिद्ध हैं और फिलहाल उनकी एक पहली पुस्तक आई है, जिसको आना बहुत पहले था और उनसे उनके जो दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, काफ़ी समय से कह रहे थे पुस्तक के लिए और उन्होंने पूरा जी-जान लगाकर अपनी पुस्तक हम पाठकों के सामने लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आएगी। आइए स्वागत करते हैं अजीत। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अजीत जी। आपने एक बात कही कि बहुत लेखक हैं जो लिखते हैं और बोलना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, तो मैं बोलने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, पहले क्लियर कर दूँ। हाँ। आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझको भी यही लगता था, सभी लोगों को यही लगता है, बट जी, जी। वो क्या होता है कलम वाले जो शब्द हैं वो आ जाते हैं, ज़ुबान पर जी, धीरे से जी, आ जाते हैं। जी। क्योंकि जब लिख रहे होते हैं तो भी अभी हम लोग वो तो है नहीं कि कोई इमला बोल रहा है और कोई बोल रहा है हम लिख रहे हैं, वो अंदर से ही आता जी, जाता जी। है कलम पे। तो यहाँ से लेके कलम तक के बीच में ही ज़ुबान आती है और हम लोग जी, उसी जी। को पकड़ कर चलते हैं। तो जी। अजीत जी ये बताइए कि आपने इतनी देर क्यों कर दी इस किताब को लाने में? आपको तो किताब बहुत पहले आ जानी चाहिए थी क्योंकि लिख तो आप काफ़ी समय से रहे हैं। देर देर जैसा तो कुछ नहीं लगता मुझे। जब उठे तभी सवेरा। मैं कभी मतलब ऐसा नहीं था कि किताब लिखनी ही है, पर किताब लिखने का कोई मैटर मिल नहीं रहा था एक्चुअली। हुँ, हुँ। इसके पहले जो मैंने फेसबुक पे सीरीज लिखी हैं, वो कुछ एक आध किताबें पढ़ के लिखी। जैसे रामबोला लिखी, तो वो बहुत मानस का हंस पढ़ के लिखी मैंने। लोगों ने कहा उसको छपवाओ, पर एक तरह से होता है ना कि भाई वो कॉपीराइट इशू लगता है या तो फिर बेईमानी सी लगती है, कि मैंने वो पढ़ के फिर ये लिखा है। मेरा कोई शोध तो था नहीं उसमें। हुँ, हुँ। ऐसे मैंने भानुमति लिखी जो मुंशी जी की हैं, कृष्णावतार, उस पे लिखी थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उस पे हुँ, लोगों ने कहा कि उस पे लिखो। तो ये था मेरा कि पहले पढ़ लिख ले थोड़ा सा, कुछ एक बेस बना लें, उसके बाद कुछ अपना लाएं। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और देर का इन द सेंस कि पिछले 3-4 साल से, मतलब जब मैं लिखना शुरू किया था 2020 के पहले, जब उपन्यास शुरू किया उसके पहले 3-4 साल से मैं विषय खोज रहा था। और मेरी रुचि इतिहास में ही है, तो वो मुझे विषय नहीं मिल रहा था कि मैं किस पे लिखूं। फिर मेरा सौभाग्य कि मुझे वीर सावरकर की किताब पढ़ने का मौका मिला, 6 स्वर्णिम पृष्ठ। उसका हुँ, जो हुँ। पहला पृष्ठ है वो यवनों के आक्रमण के ऊपर है, जो सिकंदर ने पहली बार आक्रमण किया था हमारे देश पे। तो उसमें एक प्रसंग था कि जब सिकंदर आया था और जब वापसी के रास्ते में था, तो 2 गणराज्य थे, मालव और शूद्रक। तो उन्होंने आपस में मिलके उसका विरोध किया था। और ये मालव क्षुद्रक में महाभारत में पढ़ चुका था कि ये उस समय कौरवों के पक्ष से लड़े थे, उनको कौरवों के पक्ष में धर्म दिखा था। उसके बाद से सालों तक, मतलब सदियों तक, इन दोनों के बीच में शत्रुता चलती आई थी। ये बिल्कुल चिर शत्रु थे। तो उसमें जब मैंने पढ़ा कि ये दोनों ने आपस में गठबंधन किया, और गठबंधन ऐसा किया कि इधर से 10,000 युवकों की शादी उनसे हुई, उधर के 10,000 युवकों की शादी इनसे हुई। जी। ऐसा गठबंधन भारत में कभी सुना नहीं गया था। चिर हाँ, वो शत्रु आपस में मिलके कॉमन शत्रु के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इसकी खोजबीन की। फिर इसके वजह जैसे अब मैंने सिकंदर को पढ़ा, अलेक्जेंडर को पढ़ा, तो उसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त भी कई जगह दिखे। चाणक्य, चंद्रगुप्त बहुत कॉमन कैरेक्टर है, हमको सबको पता है। फिर मैंने देखा कि इस पे बुक्स कितनी लिखी गई हैं। तो बुक्स मुझे बहुत नॉर्मल 2-4, एक हरिनारायण आप्टे की बुक मुझे चाणक्य की मिली। चंद्रगुप्त पे एक नाटक लिखा था इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने, छोटा सा। तो इतना बड़ा विषय था ये। और फिर जब मैं इसमें पढ़ने लगा तो एकदम डूब गया। और सही बताऊं तो बहुत आनंद आया कि ऐसा भी प्रतिकार हुआ था सिकंदर के खिलाफ। तो मिलता गया और फिर मैं सोचा कि इसी पे लिखा जाए। लिखना शुरू किया और फिर लिखते लिखते हो ही गया।
इसके बारे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। में? आपको इसमें शोध तो काफ़ी करना पड़ा होगा, शुरुआत आपने की होगी, फिर मेरे ख्याल से लिखने में अगर आपको समय लगा होगा 6 महीने, तो आपको पढ़ने में 1.5 साल लगा होगा, मेरा ये मानना जी, इसमें जैसे इतिहास पढ़ने में तो एक मेरी मित्र है मीनाक्षी मिश्र जी, वो लेखिका भी हैं, उनकी किताब आई थी आनंदी। उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि वो दिल्ली में है, मैंने कहा इसके विषय में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो बेचारी अभिलेखागार वगैरह में गई बहुत जगह और वहाँ से उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ भेजी मेरे पास। ये आपको दिखाता हूँ मैं, अलग-अलग किताबों से उन्होंने इतनी फ़ोटोकॉपीज़ मुझे भेजी, ये सारी, अलग-अलग किताबों से। फिर मैंने इन किताबों को खरीदा, उनको पढ़ा। हाँ, तो ये शोध में तो इस इतिहास के शोध में मुझे 7-8 महीने लगे थे। पर इसके अंदर जो किताब के अंदर मैंने महाभारत के कुछ श्लोकों का इस्तेमाल किया है या कथानक में ऐसे कथानक में कई जगह पे रत्न आए हुए हैं, कई जगह पे अब जैसे नंद है, तो नंद एक कामुक व्यक्ति है, तो उसकी कामुकता दिखाने के लिए अ, वात्सायन का कामशास्त्र मैंने पहले से पढ़ रखा था। गौतम का न्याय दर्शन मैंने पढ़ रखा था। अगर हम चाणक्य की बात कर रहे हैं, तो चाणक्य एक पहले शिष्य हैं, फिर अध्यापक बने हैं, तो उन्होंने कुछ उनकी जो पढ़ाई-लिखाई है, उसको दिखाने के लिए गौतम का न्यायशास्त्र मैंने पहले से पढ़ रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो पहले से पढ़ी-लिखी हुई जो चीज़ें थी, वो बड़ी सहायक हुई मेरे को। तो लिखने से पहले 6 महीना तो मैंने केवल पढ़ा है और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया है। और ये बता दूँ कि जब मैं लिखना शुरू किया तो मेरा विचार ये था कि मैं 2 पक्ष रखूँगा, एक चंद्रगुप्त का, एक सिकंदर का। तो सिकंदर वाले को पढ़ने में मुझे 2-3 महीने लग गए थे। फिर बाद में ध्यान आया कि सिकंदर का जो उसका जो ब्रॉन एंड बॉटम है, वो लिखने का कोई तुक बनता नहीं है, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया था। वो करीब 2-250 पेज थे, वो पूरे उपन्यास में निकाल दिए। जो अभी मोटाई आपको दिखती है 400 पेज की, अगर वो रहता तो शायद 700-800 पेज का बनता। आप शायद म्यूट हो गए हैं सर। अभी आ रही है आपको आवाज़ मेरी? हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। अ, किताब की पृष्ठभूमि आपने थोड़ी-सी बताई है, हमको थोड़ा-सा और डिटेल में बताइए इस किताब के बारे में कि ये किताब आप किस बारे में लेकर आए हैं? और हम लोगों को अगर दर्शकों को आप किताब दिखा भी सकें तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। किताब सर ये है, जी। अभ्युत्थानम। है ये ना? ये शायद उसमें उल्टा दिख रहा होगा। जी। नहीं, नहीं ठीक दिख उल रहा है। ठीक दिख रहा है? बिल्कुल स अच्छा, मुझे हाँ, उल्टा बिल्कुल ठीक। मुझे उल्टा दिख हाँ, ये अभ्युत्थानम है। जी, और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे इतिहास में हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जो स्कूली इतिहास पढ़ते हैं हम, हमारा इतिहास जो स्कूली इतिहास है उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि हम लगातार हारते गए। जी, हम सिकंदर से हारे, हम फिर यवन शकों से हारे, फिर हम उसके बाद तो फिर इस्लामी सभ्यता जो शुरू हुई हमारे यहाँ आती गई। गुलाम, सैयद, लोधी, मुगल वगैरह, फिर ब्रिटिश, उधर फ्रेंच, उधर डच। तो हमको ये दिखा बताया गया है कि हम लगातार हारते आए हैं। पर हम जब जीते हैं वो चीज़ जो हमारी जीत हुई है और जो ऐसी जीत हुई है वैसी जीत शायद और कहीं ना मिली हो। तो एक अंदर से वो प्राउड की भावना पैदा करना कि हम भी जीते हैं और हम ऐसा जीते हैं कि जो जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट आज भी रोम में या यूनान में या पूरे उधर यूरोप बेल्ट में अलेक्जेंडर का नाम है। हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, पर पूरी दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य महान नहीं कहती है। दो हम कुछ लोग को पता है चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कैसे थे। बस ये कि एक डायनेस्टी उन्होंने शुरू कर दी, चंद्रगुप्त आए, फिर उनके पुत्र आए, फिर अशोक आए, फिर उसके बाद आते गए। और और उस डायनेस्टी को भी उन्होंने, जब उन्होंने इतिहास को जो कहते हैं कि जी। विकृतीकरण किया है, उसको भी हम्म, इन्होंने 130 सालों में समेट के रख दिया, अक्षरों में हाँ, परिवर्तन करके, हाँ, शब्दों हाँ। में परिवर्तन करके। जबकि अगर आप देखें हैं हाथी गुफा का जो आलेख वहाँ पर है, उसमें जी। साफ-साफ लिखा हुआ है कि 167वें साल में उन्होंने ऐसा किया। तो जब वहाँ पर लिखा हुआ है 167वें साल में, सो वो हम्म, 130 शासन काल कैसे हो सकता था? तो वो हम्म, जो छेड़-छाड़ इतनी हुई है, हम्म, वो तो कारण था उसका, छेड़-छाड़ हुई है। बट ये एक बड़ा अच्छा कार्य है जो आप मतलब अ,
हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो सच है, हम लोगों हम्म, को जो इतना दीनहीन समझा दिया गया, हम लोगों को कुचली हुई एक कौम बता दिया गया या एक ऐसा हम्म, अ, हम्म, वंश बता दिया गया कि जिन्होंने जैसे आप सही कह रहे हैं, कभी कुछ जीता ही नहीं, हम हारते ही रहे हमेशा। हम्म, उसमें आप जो लेकर आ रहे हैं वो तो अपने आप में एक महान कार्य है। आगे हम्म। क्या होता है उसमें? इसमें यह है कि जैसे एक तो ऐसा नहीं है कि अत्याचारी सिर्फ बाहर ही थे, हमारे में अत्याचार तो राजा तो अत्याचारी हो सकते हैं। बेटा आप मम्मा से मांग लो, जाओ प्लीज, पापा बात कर रहे हैं ना अंकल से। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे एक होता है ना कि भारत पिता की जब बात होती है तो लगता है कि हम ही अच्छे थे, हम सबसे अच्छे थे। हमारे यहाँ पे कुछ गंदे लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी गंदे लोग हुए हैं। तो उपन्यास की कहानी शुरू होती है वो नंद से शुरू होती है। नंद एक राजकुमार है, महापद्मनंद का लड़का है। वो कैसे अपना गद्दी पे आता है, कैसे अपना षड्यंत्रों के थ्रू वो राजा बनता है। फिर उसके अत्याचार शुरू होते हैं। फिर वो एक आचार्य हैं चड़क, उनका विद्रोह होता है, फिर उनकी हत्या होती है। उनका जो बेटा है चाणक्य, वो कैसे, वो विष्णुगुप्त है, वो कैसे चाणक्य बनता है, जी। विष्णुगुप्त से चाणक्य बनने की यात्रा क्या है, वो है। फिर क्योंकि हमारे यहाँ ये देख। चाणक्य को ऐसा दिखाया गया है कि बस उनके ऊपर ज़रा-सा अत्याचार हुआ और उन्होंने एक कसम खा ली कि अब वो उसको जड़ से हाँ, नाश कर देंगे। हाँ, तो हाँ, नहीं हाँ। होता, ऐसे ये नहीं अब होता है। ये मैंने एग्जैक्टली ये तो लिखा नहीं है, पर ये दिखाने की कोशिश की है। एक जी, सोचने वाली जी, बात है कि जो बंदा अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ का रचयिता हो, जी, जिसके बारे में ये शायद विद्वानों में मतभेद है कि उसी ने कामसूत्रम लिखी है, जी, और जिसके बारे में ये भी, जिसने गौतम की न्याय शास्त्र पे कुछ लिखा है, उसका भाष्य लिखा है। मतलब देखिए जी, हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें हैं। जी, जिस ऋषि ने, जिस ब्राह्मण ने, जिस बुद्धिजीवी ने अर्थ पे लिखा अर्थशास्त्र, काम पे लिखा काम शास्त्र, न्याय पे लिखा न्याय शास्त्र, उससे को आप ये उम्मीद करते हैं कि वो एक पर्सनल ग्रज से किसी एक ने उसका अपमान कर दिया और वो गुस्सा हो गया और वो उठा और रास्ते में किसी एक बच्चे को पकड़ा और कहा कि मैं तुझे राजा बना दूंगा, और उसको राजा बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक एक दिमाग वाला बंदा इतना क्रोधित ऐसा नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक पोर्ट्रेट कर दिया गया कि दुर्वासा जो थे वो बहुत क्रोधी थे, ये थे वो थे। उस क्रोध के पीछे कोई कारण होता है। हाँ। जी, चाणक्य ने अगर नंद को हटाया तो उसके पीछे एक कारण था। चंद्रगुप्त को ही क्यों बनाया, उसके पीछे एक कारण है। तो मैंने इस उपन्यास में दिखाया है कि जो चाणक्य चाणक्य कैसे बने और चंद्रगुप्त का ही चयन क्यों हुआ। ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही शिष्य को पढ़ा रहे होंगे। गुरुकुल में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में एक विभाग है, उसके वो अध्यक्ष है। उनके अंडर में कई शिष्य होंगे, 100-200 तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट। उन 100-200 में से सिर्फ एक आदमी का चयन क्यों होता है? चंद्रगुप्त की क्या क्वालिटी रही होगी, उसको क्यों बनाया, ये दिखाने की कोशिश है। फिर ये कोशिश है कि जो हमारा आक्रमण हुआ है तो ऐसा नहीं कि सिकंदर आया और वो घुसता चला गया और उसके बाद वो वापस चला गया। हाँ, जैसे इतिहास में हमारे इतिहास में तो कम, उनके इतिहास में ज्यादा लिखा है। और जो लोग कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त सिकंदर आया और लड़ता हुआ चला गया और वापस चला गया, यूरोपियन इतिहासकारों ने लिखा है कि पग पग पर कहाँ कहाँ उसको दिक्कतें आई। एक उनके फिलिप फ्रीमैन है, उनकी एक बुक है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी बायोग्राफी है अलेक्जेंडर की। उसमें उन्होंने जी, लिखा है कि उनको कौन कौन से राज्यों में, गांधार में उनको क्या मुश्किलें आई, पर्वतेश्वर के केके में उनको क्या मुश्किलें आई, केके के बाद उनको क्या मुश्किलें आई। जैसे एक आपने पिक्चर देखी होगी 300, जी, जो स्पार्टन्स की है ना, स्पार्टन्स पे 300 है, वो लड़ जाते हैं ये। तो उनमें एक स्पार्टा में एक स्पार्टा जो था वो इन्हीं का, मतलब स्पार्टा ग्रीस थीब एथेंस वगैरह ये मकदूनिया का ही मतलब हिस्सा बन गया था बाद में, जिसका सिकंदर राजा था। तो जी, स्पार्टा की ये उस पिक्चर में दिखाया और एक्चुअल में है कि स्पार्टा में क्या होता था कि जो कुरूप बच्चे होते थे या जो कमजोर बच्चे होते थे उनको मार देते थे। ये सेम हमारे यहाँ भी था। एक हमारा राज्य था कठ और एक था सौभूति, दो राज्य हमारे यहाँ थे, वहां भी ऐसा होता था। पर इसको ऐसे मत देखिए कि ये बहुत क्रूरता थी। ये सदियों से अगर आप जीन सुधारते आ रहे हैं लगातार, आप कुरूप और दुर्बलों को मारते आ रहे हैं, तो सिर्फ अच्छे सुंदर स्वस्थ बच्चे ही आगे बढ़ेंगे, वो उनकी सोचा पैदाइश ज्यादा समझा। होगी। हाँ। जी, तो कठ, सोचा समझा हुआ एक डिसीजन था। हाँ, तो उन कठों ने सिकंदर को सबसे ज्यादा परेशान किया था।
हमारे यहाँ क्या है कि वापस आता गया और सुना कि मगध जो है वो इतना शक्तिशाली है, वापस लौट चलो। तो उसके पहले मगध की ताकत से पहले उसको एक्चुअल ताकत का एहसास किसने दिलाया? वो कठों ने दिलाया। फिर कठ के बाद योधेय थे, योधेय उनका अलग ही इतिहास है योद्धियों का। तो हमारे यहाँ न किसी को कठ पता है, न किसी को योधेय पता है, न किसी को मालव पता है। नहीं पता है, नहीं पता। यात्रा का अब टेस्ट जैसे, बस ये है कि वो हाँ 50-50 साल, 100-100 साल, 15-15 साल ऐसे गायब किए हैं इतिहास से। हाँ हाँ, बीच में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। अजीत जी, जब आप ये जैसे किताबों को, जी, आप बताएँ? जैसे एक हम सुनते हैं जौहर कि हाँ जी। मतलब महिलाएं और कूद गई उसमें, तो जौहर हम सुनते हैं ये जब ये मुगलों का हुआ था, या सॉरी इस्लामियों का जब आक्रमण हुआ था और राजपूतों ने जौहर किया था। ये जौहर इसके कई 100 साल पहले सिकंदर के टाइम पे भी हुआ था। वो एक राज्य था आग्रेय। हुँ, हुँ। उन्होंने पूरा लड़ाई उड़ाई की और सारे जब मर गए तो उन औरतों ने अपने आप को चिता में या घरों में आग लगा के उसमें कूद गई थी। पहला जौहर कहा जाता है, हमारे यहाँ का पहला जौहर हुआ था वो। ये सारी बातें। और जैसे एक हमारे यहाँ ये भी है कि महिलाओं को वो नहीं मिलता था, महिलाएं शासन में नहीं थी या महिलाएं युद्ध में नहीं जाती थी। अभी कुछ दिन जी। पहले एक धारावाहिक आया था मनोज बाजपेयी का, जिसमें सिनौली की खोज या समथिंग था, उसमें कुछ रथ मिले थे और महिला योद्धा मिली थी। तो मेरा प्रयास है कि ये भी दिखाऊं कि महिलाओं को भी था अधिकार वहां पे। और ये यूरोपियन इतिहासकारों के उसमें लिखा हुआ है कि जब सिकंदर आ रहा था तो एक एक राज्य था बस्ट, या मैं भूल रहा हूँ नाम उसका। तो वहां मतलब सिकंदर ने धोखा दिया, संधि की और धोखे से पुरुषों को या पुरुष सैनिकों को मार दिया। तो जो उन सैनिकों की महिलाएं थी, औरतें थी, उन्होंने हमला किया उसके ऊपर और उन्होंने उनको बहुत परेशान किया। जितना पुरुषों ने परेशान किया था उतना ही महिलाओं ने परेशान किया। तो तो योद्धा ऐसा वैसे नहीं है कि सिर्फ वैसे ही पुरुष ही कमाल थे। की योद्धा थी। वैसे ही कमाल की योद्धा थी। अजीत जी, जब आप ये लिख रहे होंगे, तो जी आपने पुस्तकों का चयन कैसे किया? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि इतिहास तो आने से रहा तो बिगाड़ के रख दिया गया। हाँ तो हाँ, आपने ये बिल्कुल। कैसे तय किया होगा कि जिस पुस्तक का आप संदर्भ ले रहे हैं, वह पुस्तक सही इतिहास बता रही है? वो चयन आप कैसे कर पाए? क्योंकि मैं अपनी कुछ किताबें लिख रहा था पिछले समय, तो मेरे सामने सबसे बड़ा दिक्कत यही आई थी, क्योंकि मैं जब हम्म, क्रांतिकारियों के बारे में लिख रहा था, तो हम्म, उसमें बाद में कुछ क्रांतिकारी वामपंथी विचारधारा में बदल गए थे और हम्म, उन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल, अगर आप बिस्मिल साहब की बात करें तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा में लिखा है और जो बाद में मन्मथ नाथ गुप्ता जी लिखते हैं उनके बारे में या दूसरे लोग लिखते हैं, वो आपस में बहुत विरोधाभास होता है। तो आपके हम्म। सामने भी ये दिक्कत आई होगी ये, तो आपने पुस्तकों का चयन कैसे कर रहे थे? पहली बात तो जब मैंने सर्च किया तो जिसको आप वामपंथी इतिहासकार बोलते हैं, उन्होंने इस काल पे बहुत कम लिखा है। तो जी। ये सुविधा थी मेरे पास, पहली बात तो। इस पे सबसे ज्यादा राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है। सत्यकेतु विद्यालंकार ने मौर्य समाज का इतिहास लिखा है, उसको मानता है, वो सब आज पढ़ाया जाता है। वो वीर सावरकर तो खैर है ही भाई, अ, उनको कहा जाता है। इसके अलावा जैसे ये लोग जो थे, या द हिंदू पॉलिटी के लेखक थे, हैं मतलब काशी प्रसाद जायसवाल, उनको बड़ा अच्छा माना जाता है। इन सब ने जो लिखा है और से इनको कंपेयर किया यूरोपियन इतिहासकारों से। हुँ, हाँ, हुँ। जो वहाँ के प्रोमिनेंट इतिहासकार है। हमारे यहाँ तो है कि वामपंथ है, दक्षिण पंथ है, मध्यवाद है, उदारवाद है, ये सब वाद है। वहाँ इतिहास को इतिहास का देखा जाता है। हमारा इतिहास जो है, हमारे इतिहास में इतिहास की जगह पे विचारधारा ठहरी जाती है। वहाँ इतिहास इतिहास के रूप में लिखा जाता है। अगर इतिहास के उपन्यास रूप न हो तो, अगर जी। उपन्यास न हो तो इतिहास को इतिहास तो भी लिखा जाता है। तो जब उनको पढ़ा, इनको पढ़ा, प्लूटार्क जो शायद इतिहास का एकदम। पिता कहा जाता है, या हेरोडोटस है वो कहे जाते हैं। तो प्लूटार्क ने लिखा है सिकंदर के बारे में कुछ थोड़ा। हाँ जी, यही मैं तो कह रहा था, सिकंदर के बारे हाँ में उन्होंने लिखा है। हाँ, तो उनको और इनको कंपेयर करने पर लगा कि ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, जो इन्होंने लिखा है मुखर्जी साहब ने या जायसवाल साहब ने या विद्यालंकार साहब ने, वैसा ही थोड़ा बहुत हेरफेर, जैसे कुछ नाम, अब हमारे नाम उनके नाम में अंतर हो सकता है। हम किसी को अग्रश्रेणी बोलेंगे, वो अगलस्सी बोलेंगे। ये नामों में अंतर हो सकता है। नाम नाम हाँ, में अंतर है, वो तो बहुत हाइड अंतर है। नदियों के नाम में अंतर हो सकता है, पर वो समझ में आता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। कंपेयर किया और फिर लगा कि जब
आप 10 किताबें एक साथ पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, अगर 10 में से 8 लोग एक बात बोल रहे हैं, 2 लोग विरोध बात बोल रहे हैं, तो जो 8 बोल रहे हैं वो ज्यादा सही बोल रहे होंगे। तो ये आपका निर्णय था कि आपको कहाँ से संदर्भ लेना है, ये आपका हम्म, खुद आपने इसको तय किया। हम्म, ये कंपेयर किया आपने दो दो जगहों को, भारतीय जी इतिहासकारों को जी और विदेशी इतिहासकारों को, वहाँ से जी लेकर आप चीज़ों को जी जी। कहीं-कहीं आपको ऐसा भी लगा कि जब आप जिस विषय पर लिख रहे थे, उसमें भारत के ही कुछ इतिहासकारों में विरोधाभास था? ऐसा कहीं आपको लगा कभी? भारत के इतिहासकारों में सच बताऊं तो एक जगह मैंने पढ़ा, और ये शायद कहना थोड़ा अजीब हो जाएगा, कि जो दक्षिण पंथ के इतिहासकारों में जो एक्सट्रीम है, जो एक्सट्रीम दक्षिण पंथ है, उनमें से कुछ लोगों ने लिखा है कि सिकंदर आया और प्रोफेसर ने उसको हरा दिया था। कहते हैं ना कि अ, राजा हार गया, प्रोफेसर हार गया, सिकंदर ने पूछा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, राजा बनाए, राजा की तरह वैसे, ये कहा जाता है। राजा की तो तरह राजा आजकल की तरह आजकल ये व्यवहार चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि प्रोफेसर जीता था, ये दक्षिण पंथ की तरफ से हो रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं था। जी, प्रोफेसर भाई महान राजा था, वो महान योद्धा था, पर वो हारा था। ऐसा नहीं है, हम हमेशा हम जीत नहीं सकते, हम हारते भी थे, लोग हारते भी हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। अगर न हारते तो उतना आगे कैसे आता, न हारते तो अगले कुछ 100 सालों में हम इस्लामी राज क्यों होता हम पे ऊपर, हम हारे हैं। हाँ, पर हम जीते भी। सत्य है। हाँ, ऐसा ही वामपंथी जिसको इतिहासकार बोला जाता है, वो लोगों ने, मैंने इस पर्टिकुलर इस विषय पे तो नहीं पढ़ा उनको, क्योंकि कहीं मुझे मिला नहीं उनके ऊपर कोई एक शब्द, जैसे किसी ने बोल दिया, एक लाइन बोल दी, तो उसको तो हम आधार बना नहीं सकते। कोई काम जी। इस पे नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, शायद हुआ हो तो मेरी नजर में आया नहीं वो। आप अ, मैं मैं जो आपने विषय चुना है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अचंभित हूँ। कारण इसलिए है क्योंकि जो मैं जानना चाह रहा कि इसके बारे में जब तक कि कोई सोर्स नहीं हो, क्योंकि हम हम्म, काल्पनिक कथा तो लिख नहीं रहे हैं, आप पूरा एक हम्म, इतिहास दोबारा से सबके जी जी सामने लेकर आ रहे हैं। जी। उसमें एक बड़ा भय बना रहता है कि कहीं हम कोई गलती ना हो जाए। तो जब आपने पूरी तरह से इसको अपना लिया था कि अब आपको इसी के बारे में लिखना है, जी तो आपको डर लगा था कि आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं? नहीं सर, डर नहीं लगा। लिखने में मेरा, जैसे अब अभी तक तो मैं फेसबुक के राइटर ही था, फेसबुक पे लिखता था। तो जी, मैं, कई बार ऐसा होता है फेसबुक पे, आप कुछ लिखते हैं, लोग कुछ नाराज होते हैं, कुछ चलता है। तो मेरा ये है कि भाई, जो हम सोचते हैं, जो मैं मानता हूँ, मैं लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया। इसके ऊपर डिस्कस आपको करना है, आप करो। ना आपकी तारीफ मुझ तक पहुंचेगी, ना आपकी गाली मुझ तक पहुंचेगी। मैंने अपना काम कर दिया है, बस। डर जैसी कोई बात नहीं थी। बस ये था कि हाँ, इसको लोग ज्यादा ज्यादा जाने पढ़ें तो अच्छा है, यही पुरस्कार है। अभी तक जी, हम्म, और अभी इसको मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने इसको पढ़ लिया है जी और आपके मित्र भी होंगे उसमें और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पढ़ना पसंद करते हैं। जी जी आपको मैं अभी आपने कहा कि ना मुझे तारीफ़ की मतलब मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, ना मुझे कोई अगर गरियाता है तो मैं उससे दुखी होता हूँ। हम्म, तो अभी जो लोगों की जो समीक्षा तो क्या कहूँगा कि जो उनका एक व्यू पॉइंट आ रहा है, जी जी जी। कैसा कैसा आ रहा है? इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा है इस किताब इनिशियल बहुत अच्छा है सर, बहुत उत्साहवर्धक है। लग जी, रहा है कि हाँ, काम जो किया है वो थोड़ा सफलता की ओर अग्रसर है। अच्छा लग रहा जी, है। अब जैसे कोई अगर आपको कहे कि 43 डिग्री टेम्परेचर में मैं नहाना भूल गया, इससे बड़ा कमेंट कोई क्या, क्या कॉम्प्लीमेंट कोई क्या दे सकता है। बिल्कुल सही एक बात। एक मित्र हैं, वो गोरखपुर में बैठ के पढ़ रहे हैं, 43 डिग्री टेम्परेचर में वो नहाना भूल गए हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ख़ास तौर से कि जब ये जो विषय है जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े नीरस होते हैं, इतिहास के बारे में कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, जी उस जी विषय को आप सामने लेकर आते हैं और एक 400 पेज से ऊपर की किताब है शायद अगर मैं गलत नहीं, जी, 400 400 पेज की जी, किताब है, 396 के आसपास है। अच्छी खासी कीमत भी है, ऐसा भी नहीं जी है कि ₹100 वाली है कि आपने किताब खरीद ली। जी उसको जी जी। लोग पढ़ रहे हैं, हम्म। खरीद कर पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़े उत्साहजनक बात है अभी कि कल ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटर का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने एक जी, कन्वर्सेशन कहा और कहा कि इस मंथ की जो सेल है उनकी, ये पिछले जी, 3 साल का रिकॉर्ड है। तो ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। ये अच्छी मतलब बात है उन्होंने, क्योंकि हाँ,
होता क्या है अजीत भाई, हम लोग जब कोई एक विषय चूज़ करते हैं और वो जो कि लीक से हटकर होता है, तो हम्म, उसमें आप चाहे कितना अच्छा लिख रहे हों, चाहे आपके कितने ज़्यादा मित्र हों, फैन हों, हम्म, एक हम्म, डर तो रहता है और वो डर हम्म, बना भी रहना चाहिए, वही आपको आगे अच्छा लिखने के लिए प्रेरित भी हम्म, करता है। हम्म, तो वो जो एक डर होता है, उससे निकल कर जब आप एक ऐसी रचना लेकर आते हैं और उत्साह बढ़ता है, हम्म, तो मेरा ये मानना है कि आपको अगली रचना इससे अच्छी लाने के लिए, इससे जी अलग जी, और विषय, फिर वो डर बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल जाता है कि अभी तक किसी ने बिल्कुल। नहीं लिखा, अच्छा अब मैं वही सब विषय लूँगा जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं बात करने। हम्म, और जब ये विश्वास भी हो जाता है कि मैंने जो तथ्य लिए हैं, संदर्भ लिए हैं, हम्म, उसमें मुझसे कोई मतलब बहस क्या, वार्तालाप करके वो हम्म, मेरा व्यू पॉइंट मान रहा है, तो जो हम्म, एक हम लेखक का अपने ऊपर जो विश्वास है वो हाँ बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल हो रहा है बिल्कुल आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। खुशी तो मिलती ही है, मतलब जिसे नहीं, आपने कहा ना, प्रशंसा और जो गाली है वो अलग चीज है, पर जो उत्साहवर्धन मिलता है ना, कि भाई आपने लिखा है, हमें कुछ सीखने को मिला। जैसे अगर मैं कुछ साल यहाँ विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहा हूँ मैं, तो जब हम कुछ बच्चों को जी, बताते थे और बच्चों को समझ में आता था, तो अंदर से खुशी मिलती जी, थी, चलो हमारा हमारी कोशिश, हमारा प्रयास सफल हुआ। ऐसे जब किताब लिखी है और लोग पढ़ के उसको आत्मसात कर रहे हैं, कुछ नई बातें सीख रहे हैं, तो और गर्व कर रहे हैं खुद पर, अपनी संस्कृति पर, तो अपनी भाषा पर, तो लगता है कि हाँ कुछ अच्छा काम कर गए हैं हम, खुशी मिलती है। जी। और वैसे भी ये विषय ऐसा है कि हमारी जो नई जनरेशन है, उनको हम्म, तो मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए जो भी अभी कॉलेज में जाने वाले लोग हैं, हम्म, उनको तो मेरे ख्याल से 30 साल पुराना भी इतिहास नहीं पता होगा। उनको तो सिर्फ़ बिल्कुल। यही आज की पीढ़ी को जो बताया गया है वो सिर्फ़ जो सरकार है, हमारी जो जी। आज की सरकारें हैं और जो हम्म, राजनीति है, उनको बस इतना ही ज्ञान है कि बस हम्म, यही है कि यही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यहीं तक हम्म, हमारी भारत की जो सारी चीज़ें हैं वो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप एक पुरातन कोई ऐसा इतिहास लेकर सबके सामने आते हैं और उनमें उनका विश्वास जगता है, तो मुझे लगता है कि और भी लेखकों के लिए और आपके लिए भी एक नए रास्ते खोलेगा। आप मानते जी, हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सर। मैं ये मानता हूँ कि जब आप कुछ लिख देते हैं ना, लोग कहते हैं पढ़ेगा कौन, पढ़ता कौन है। पर जैसे एक बार रश्मि अच्छी लिख दी गई, उसमें कर्ण महान हो जी, गया, कर्ण महान हो जी, गया, और एक नैरेटिव बन गया कि कर्ण के ऊपर अत्याचार हुए थे, द्रोण ने ये किया, वो किया, ये किया। जबकि वेद व्यास की महाभारत में कर्ण एक कपटी आदमी है, लिखा हुआ है उन्होंने। कर्ण द्रोण का शिष्य है, लिखा हुआ है उन्होंने। वो द्रोण का शिष्य है, उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए, चूंकि वो काबिल नहीं था द्रोण के पास, तो द्रोण ने उसको मना कर दिया और हायर एजुकेशन अर्जुन को दी। अर्जुन अर्जुन सब भाई, शिष्य तो बाकी सब थे, अर्जुन को ही तो दिया। द्रोण फिर कर्ण उसके बाद परशुराम के पास गया। अब कहीं लिख दिया गया, कहीं दिखा दिया गया कि कर्ण द्रोण का शिष्य नहीं था, कर्ण के साथ अन्याय हुआ। हाँ, तो कर्ण महान हो गया, एक नैरेटिव सेट हो गया कि जैसे जातिवाद का नैरेटिव सेट हो गया ना, एक लिखने से हुआ, हाँ, दिखाने से हुआ। अब इसका काट जो है, सब तो वो जिसने ये बात लिखी होगी कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, सब तो पढ़ते नहीं है। किसी एक बंदे ने पढ़ा, उस गलत चीज को किसी एक बंदे ने पढ़ा, उसने लिखा, उसने दिखाया और सबके पास वो बात पहुंच गई। ऐसे ही उसके काउंटर में जब हम कोई एक बात लिखेंगे, सब ना पढ़ें, कोई एक बंदा पढ़ेगा, कोई एक काबिल बंदा पढ़ेगा, और वो बातें आगे फैलेंगी। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि सही बातें लिखी जाए, और जो नैरेटिव पहले से बने आए हैं उनको, उनके खिलाफ, एक उनके विरुद्ध में कोई एक बात मालूम चले लोगों को कि सच में ऐसा ही नहीं था, कुछ और चीजें भी थी, हमको वो चीजें भी देखनी है। स्पेशली मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि चाणक्य के बारे में जब आपने जो लिखा है, वो चीज़ आज तक सामने ज़्यादातर आई नहीं है। केवल वही हम्म, है कि उन्होंने जो उनका क्रोध है उसी को बताते हम्म, हुए उन्होंने जो एक हम्म, प्रतिज्ञा ली कि वो मैं नाश कर दूँगा, मैं जड़ हम्म, से हम्म, मिटा दूँगा उसको। वो जो हम्म, एक चीज़ है, वो एक नैरेटिव है, किसी ने भी नहीं सोचा ये सोचते हुए कि जैसा आपने अभी बताया कि हम्म, अगर आदमी इतना ही अ, हम्म, काबिल है या नाकाबिल है, तो वो ऐसे ग्रंथ कैसे लिख लेता? आज तक किसी ने इस बिल्कुल। चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया। वो एक ही चीज़ को लेकर, तो वो एक जो यात्रा है, वो यात्रा है, वो आपने कितनी बड़ी समेटी है? वो आपने पूरा एक अंक लिया है इसमें चाणक्य के ऊपर, या बीच में कथा के चलते हुए आपने कैसे आपने इस किताब को बाँटा है? आपने हिस्सों में बाँटा है किताब को?
हिस्सों में तो नहीं बाँटा है मैंने। जैसे अभी तो पूरी कथा कहने जैसा हो जाएगा कि पूरा उपन्यास मैं खोल नहीं, के नहीं, रख दूँ, पर ये है कि नहीं, जैसे पता मत कि मैंने शुरुआत थोड़ा-सा ये की बीच है। में आप हाँ, मैंने ये शुरुआत की है कि जैसे एक चाणक्य बालक हैं और चाणक्य वो मतलब अपना पूरा कर्तव्य निभाने के बाद वो संन्यास ले ले रहे हैं। इस जी, बीच की जो पूरी चाणक्य की यात्रा है, इस वो बीच में दिखाई क्या-क्या, इस बीच में नंद का उभार हुआ, इस बीच में सिकंदर का आक्रमण हुआ, इस बीच में चंद्रगुप्त का चयन हुआ, इस बीच में भारतवर्ष का जो एक एकीकृत भारत का निर्माण हुआ, इसके जी। बाद फिर नंद का विनाश हुआ, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त जो है वो राजा बन गए और चाणक्य, ये सब जी, लिखा तो है वही बस। मैं कह रहा था कि वो जो हाँ, एक लाइन में समेट दिया जाता है कभी-कभी जी, और हमको जी, सिर्फ़ उतना ही मालूम रहता है, तो जब तक हम हुँ, उसके पूरे विस्तृत रूप से नहीं जानेंगे, तो हमको जी, उन चीज़ों की सत्यता के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा आपका कदम है और जी, जब आप ये लिख रहे थे, मैं हुँ, हमेशा अपने दोस्तों से यही पूछता हूँ, जब आप ये 400 पेज पे खत्म कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि इसको यहाँ मैं और कुछ लिख सकता था बट चूँकि ये बड़ा होता जा रहा है तो मैं थोड़ा समेटूँ? क्योंकि जो विषय है इसपे मैं जी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपने विषय चुना है, तो उसमें कुछ पात्र ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि आप उनके बारे में थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो आप उनके बारे में अलग से ही पूरा एक उपन्यास लिख सकते बिल्कुल, हैं, वो इतने महान बिल्कुल, पात्र बिल्कुल। रहे होंगे। बट आपको उनको छोटे में डाला, ये आपको बीच में परेशानी हुई है ये? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं उपन्यास लिखना शुरू किया था, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जैसे सिकंदर का तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने, मतलब सिकंदर जब भारत में आ गया उसके बाद लिखा। तो सिकंदर के बारे में लिखना शुरू किया था, वो करीब 100 डेढ़ 100 पेज तो हो ही गए होंगे। वो मैंने हटा दिया कि भाई ये इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैं लिखना शुरू किया तो कहीं मन में ये ख़्याल नहीं आया कि पेज ज़्यादा हो जाएँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ और मुझे मोटी किताबें पसंद है पढ़ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरा ये विश्वास है कि अगर अच्छा लिखा होगा, जैसे आपको एक किताब दिखाऊँ मैं, अ, कहाँ है किताब? 1 सेकंड रुकिए, मैं अपनी किताब दिखाता हूँ एक आपको। जी, कोई ले गया था। आपकी किताबें भी ले जाते हैं लोग? बिल्कुल ले जाते हैं, मैं खुद दे देता हूँ, कोई अगर घर से आए और ले जाए तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अगर कोई घर पे आए और मुझसे किताब माँगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, भाई ले जाओ आप। मैं सही बताऊँ, मेरे घर में लोग आते हैं और किताब लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे ये देखिए, ये रणजीत देसाई की किताब है, जी, शिवाजी। इतनी शिवाजी। मोटी किताब है और ये जी, 1000 पेज की किताब है ये, 1000 पेज की किताब। हाँ, ऐसे ही कई सारी किताबें जो 600-600 पेज की, 500-500 पेज की है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी लोग पढ़ते हैं। इस किताब को जब मैं पढ़ना शुरू किया तो जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक मुझे चैन नहीं आया था। ऐसे ये कल्कि हैं जिनकी आजकल एक पिक्चर आ रही है पीएस1 पनीर सेल्वम, उन्होंने एक किताब लिखी है जी, शांतला, वो 4 भागों में है, 2500 पेज की किताब है वो। तो अगर किताब में दम होगा, अगर उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, अगर उसको रुचि जगाती है, तो पृष्ठ मायने नहीं रखते हैं। पेज का कोई वैल्यू नहीं है। पेज 100 पेज में भी आप अगर कह रहे हैं या 1000 पेज में कह रहे हैं, अगर पाठक है और लेखक लेखन में कोई अच्छी चीज़ें हैं तो पाठक पढ़ ले जाएगा। तो मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं पेज ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे कम करना चाहिए और नहीं, नहीं, प्रकाशक। मैं हाँ, आपसे ये पूछ रहा था कि पेज कम तो नहीं रह गए, मेरा सवाल अलग था। मैं ये पूछ अच्छा, रहा था अच्छा, कि आप अच्छा, 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 ज़्यादा पेज का तो कम। कोई मतलब हाँ, हाँ, कि हाँ, मतलब आप और लिखना चाह रहे थे बट वो क्योंकि वो बढ़ता जा रहा था इसलिए आपने नहीं, उसको समेट दिया, नहीं, नहीं, कुछ ये पात्रों के साथ नहीं, नहीं नहीं, लगा ये आपको। भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो मैं जी, कहना चाहता था, जो मैं बोलना चाहा था, वो पूरा दिल खोल के बोला है मैंने, बिना किसी जी, डिस्ट्रैक्शन से। ना जी। ये सोचा कि कम हो जाएगा, ना सोचा कि ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने प्रकाशक को धन्यवाद दूँगा, उन्होंने एक शब्द नहीं काटा है। ये बहुत थैंकफुल हूँ मैं। मैं मान के चल रहा था कि 30-40 पेज तो प्रकाशक निकाल देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये। और आप जिनसे छपवा रहे हैं उनके साथ तो काम करना ही एक बड़ी मुश्किल काम होता है और जी। समय बहुत लगता है। कितना समय लगा आपको वहाँ? अ, जो मैंने इनसे पहली बार बात की थी, मतलब पहली बार मेल किया था, उसके उस समय से लेके जब मेरी किताब प्रकाशित हुई है, तो 1 साल 5 महीने लग गए हैं टोटल। वो इंतज़ार कैसा था अजीत भाई? सच्ची कहूँ तो फ्रस्ट्रेटिंग था। अ, बहुत बहुत
देखिए जब मैं किताब जब जब आप मेरी ये देखेंगे ना, तो इसमें मेरा मन था कि अगर मैं कभी किताब लिखूंगा तो नंबर 1 पे था वाणी, और उसके बाद था भारतीय ज्ञानपीठ। वाणी इसलिए क्योंकि वाणी के जो किताबें हैं ना वो बहुत डाइवर्स हैं। उपन्यास, कहानी, कविताएं, लघु कथाएं, और हर तरह की विचारधारा के वहाँ छपते हैं। तो ये मुझे था कि वाणी एक है, और दूसरा ये था कि भारतीय ज्ञानपीठ जो है, जो विषय मेरा है ऐतिहासिक, वो बहुत छापते हैं वो। हाँ, तो मेरे को था कि मैं इन दोनों के, जब मैं किताब लिखना शुरू किया था उसके पहले, हाँ, फिर जब मैं लिखना शुरू किया और 1 डेढ़ साल में किताब लिखने में मुझे 2 साल लगे हैं टोटल। इस बीच मालूम चला कि दोनों का मर्जर हो गया है, भारतीय जी, ज्ञानपीठ जी। और वाणी। मैं खुश, मैं वही कहने मैं कहा वाला चलो। था कि आपकी आपकी हाँ, ऐसी इच्छा पूरी हुई है कि वो हाँ, हाँ, दोनों मर्ज हो काम गए आप वो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर एक मेरी मित्र हैं, अंकिता जैन जी, उनकी जी, ओहरे किसान एक किताब है, बहुत शानदार किताब है। मैं तो कहता हूँ उसको तो सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए। किसान, हुँ। बहुत अच्छी किताब है। किस बारे में तो है? वो किसान, खेती, ये सब है। हाँ, तो उनके फेसबुक पे देखा एक दिन कि वो युवा वाणी का के लिए कुछ, उन्होंने वो युवा वाणी जो प्रकाशन वाणी का ही सब्सिडायरी है, तो हुँ, उन्होंने मिलकर कुछ निकाला था कि 35 ईयर से कम के लोगों के लिए, नए लेखकों के लिए वो कुछ प्रतियोगिता थी कि आप अपनी पांडुलिपि भेजिए और चयन होगा तो उस पे हम छपेंगे। तो फिर मैंने अंकिता से पूछा, यार इसमें मैं भी भेज सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा, आप यहाँ क्यों भेज रहे हैं? आप वाणी में भेजिए सीधे। तो एक ये लगा कि ये 4 पुस्तकों की प्रकाशित लेखिका अगर मुझे, जो एक फेसबुक पे लिखता है, उस पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि तुम यहाँ क्यों भेज रहे हो? वाणी को भेजो सीधे। ना कि हाँ, हम भेज सकते हैं। हाँ, ऐसे ही एक अजीत भारती को आप जानते होंगे, वो अच्छे मित्र हैं मेरे। जी। तो उनको मैंने एक बार फ़ोन मैसेज किया कि भाई किताब कैसे किताब कैसे छपती है? बंदे का एक लाइन में जवाब था, प्रकाशक को भेजो। हाँ, शुरू में तो लगा मुझे यार ये क्या जवाब है? फिर तो बाद में समझ में आया जैसे। अजीत भाई के जवाब ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो मेरे मित्र हैं जो हाँ, मैं हाँ, काफ़ी वर्षों से जानता हूँ उनको। हाँ। वो 2 ही तो उनके जवाब ऐसे ही होते जैसे जैसे होता है ना कि जब तक आप पिता न बनो तब तक मालूम चलता है कि पिता होता क्या है। जब तक आप लेखक न बनो तब तक पता नहीं चलता है कि लेखक, अब जैसे मेरी तो ये उम्मीद थी कि अजीत से पूछूँगा तो वो बताएँगे कि यार इसके पास भेजो, मैं तो रिकमेंड कर दूँगा ये वो, हाँ, ये सोचा था मैंने। हाँ, फिर जब जब प्रकाशन की प्रक्रिया में मेरा 1 साल, 1.5 साल बीता, तब समझ में आया कि कोई अलग दूसरा लेखक आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर आपने कुछ ठीक लिखा होगा, आप आपकी बात को अगर संपादक या जो भी हैं वो पसंद करते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, तब ये किताब छपेगी, टाइम भले लग जाए। तो इससे ये थोड़ा मतलब इन दोनों की बातों से लगा कि हाँ, मतलब हम कर सकते हैं, कर ले जाएँगे। तो पहला मैंने कर मेल लिया इनको आपने। भेजा, और जी, एक प्रवीण झा डॉक्टर हैं नॉर्वे के, वो भी अच्छे, नॉर्वे में रहते हाँ, जी, जी, उनकी भी किताबें मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। उनको महामानव कहता हूँ भाई, वो गजब बंदे हैं वो। हाँ, डॉक्टर भी हैं, 2 बच्चों के पिता भी हैं, संगीत भी उनको पसंद है, फ़िल्में, खींचते भी सीरीज़ सब हैं, देखते फ़ोटो हैं। भी खींचते हैं। हाँ, और किताबें भी लिखते हैं और लगातार लिखते हैं। तो उनका ऐसे एक पॉडकास्ट था, और फ़ेसबुक पे लाइव होते रहते हैं वो। तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा ऐसे ही टाइप करके कि अगर मैं किताब लिख दूँ, मैं लिखा ही था उस समय, मैंने कहा किताब लिख दूँ तो प्रकाशन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप जो पहला मेल भेजेंगे, उसका जवाब 6 महीने से पहले आ जाए, तो आप लकी हैं। तो एक तो ये तो धैर्य मुझे सही वहीं मिल गया कि चलो मतलब मैं भेजूँगा, 6 महीना मुझे वेट करना है। हाँ, तो मेरे पास तो ये था कि मैंने उनको भेजा और लकीली 1 महीने के अंदर मेरे पास जवाब आ गया था। उसके बाद फिर पांडुलिपि भेजने में, फिर एडिटिंग में, फिर एडिटिंग में, प्रूफ रीडिंग में, सब में टाइम लग गया। 1 साल 4 महीने, 5 महीने लगे, तो संतोषजनक रहा। वो टाइम पीरियड जो था वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, पर जब होता है ना कि आप हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, तो 2 साल बड़े कठिन से बीतते हैं। जिस दिन आप एग्ज़ाम देके बाहर निकल आते हैं, बड़ा खुश जाते हैं। तो वो ऐसी फीलिंग थी मेरे को। और प्रूफ रीडिंग ने कितना सताया आपको? प्रूफ रीडिंग में जैसे अ, अब हम लोग तो जैसे हम हैं, तो हम तो जैसे गया, गई में थोड़ा होता है ना कि आजकल हम जो आजकल का तरीका है उस पे लिखे हैं। तो जी, पहली बार जब प्रूफ रीडिंग से उनके पास मेरे पास वापस आया, तो मैं बड़ा ताज्जुब कि यार ये क्या हो रहा है? क्योंकि आजकल की जो नई किताबें आ रही हैं, नए प्रकाशकों से नई किताबें आ रही हैं, उनमें नॉर्मल भाषाएँ चल रही हैं।
तो पहले तो ये नई बड़ा वाली। ताज्जुब, हाँ, नई वाली चल रही है। तो पहले तो वो थोड़ा शॉक लगा मुझे, अजीब सा लगा, फिर लगा कि शायद ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ शब्द तो मुझे भी नहीं पता थे कि इसका एक्चुअल मतलब, जब परिप्रेक्ष्य लिखना नहीं आया मुझे, उज्ज्वल लिखना नहीं आया मुझे, बहुत सारे शब्द हैं जो सच्चरित्र लिखना नहीं आया मुझे, तो वो सब सुधारा तो बड़ा अच्छा लगा। तो प्रूफ रीडिंग में मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बार भेजा, फिर मैंने चेक करके भेजा, ये 5 बार हुआ। और फिर भी 1,60,000 70,000 शब्द हैं, तो कुछ गलतियां रह गई हैं। मैं पढ़ रहा था खुद ही, कुछ ये गलतियां तो रह गई हैं, वो वो सुधरेंगी रह धीरे जाती धीरे। है। उसमें हाँ। हमारे और आपके बस में नहीं होता, क्योंकि क्या हम्म, होता है कि वो हम्म, एक बार आपने लिख दिया, दूसरी बार आपने पढ़ लिया, और तीसरी हम्म, चौथी बार जब आप पढ़ रहे होते हैं, हम्म, तो वो मतलब ऊब होने लगती है। मैं सच बता रहा हम्म, हूँ, ऊब होने लगती है क्या। बिल्कुल। और आप, अब चूंकि होता है क्या है, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो फिर आप जंप करके पढ़ते हैं। हम्म, जिस तरह, या फिर आपने वो एक वाक्य जैसे पहली बार पढ़ा था, वो दूसरी बार भी वैसे ही पढ़ा जाता है, वो शब्द वैसे ही हाँ। पढ़ा जाता है, वो निकलता हम्म, ही नहीं है वैसे। तो हम्म, ये तकलीफ है। चलिए अच्छा है, उसी नाव पे सवार है मेरे सभी दोस्त, तो वो सुनकर हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। अजय जी, ये किताब जो अब आपकी आ गई है सबके सामने, आपने बताया है कि इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। ये इसको ऐसा समझें कि ये पहला भाग है, और अब आप चूंकि इस विषय में आपको अच्छा लगा है, और जो मुझे सुकून दिख रहा है कि आप प्रसन्न भी हैं उसको लेकर, जी क्या जी। समझें कि अगली अगली जो पुस्तक होगी वो इसी के कंटिन्यूएशन में आएगी, ऐसा ही कुछ है या कुछ और चल रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है, दिमाग में कुछ और है, वो बहुत पहले से है, पिछले 1 साल से चल रहा है, वो अब मैं शुरू करूंगा शायद। और भगवान महादेव चाहेंगे तो 1 आध साल में वो भी हो जाएगा पूरा, अभी शुरू किया नहीं है, पर होगा। और यह है कि अभी होगा इतिहास और पुराण पे ही, हाँ, अ, कि तो सामाजिक अभी उपन्यास से भी मन नहीं है मेरा। अ, जी, कभी शायद वो भी लिखा जाए। जी। अभी तो शुरुआत हुई, यात्रा में अभी आपने, शुरुआत आप आ है। गए हैं, आपने टिकट खरीद के आप बस में बैठ गए हैं और पहला स्टेशन भी पार कर लिया है आप। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जी, कुछ ऐसा आप कहना चाहें जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, अपने पाठकों के लिए आप कुछ बोलना चाहें तो वो आप जरूर कहें। पाठकों के लिए तो भाई, जैसे कुछ पाठक कहते हैं कि अजीत जी आपका साइंड कॉपी चाहिए, तो मेरा ये उनसे निवेदन है कि वितरक मैं नहीं हूँ, और उस किताब में जो 1,60,000 शब्द लिखे हैं वो मेरे ही हस्ताक्षर हैं, उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। कभी अगर आपसे मुलाकात हुई तो मैं बाखुशी उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। और दूसरी, मेरी राइटिंग बड़ी खराब है, किताब भद्दी रहेगी। हाँ। एक बात, कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपने प्रस्तावना या भूमिका क्यों नहीं लिखी। तो प्रस्तावना या भूमिका, ऐसा नहीं था कि कोई मन था कि लिखना है या मन था कि नहीं लिखना है, बस वो नहीं हुआ। और फिर ये भी था कि जब मैंने किताब भेज दी उनको पास, जब ओपन फाइल भेज दी, तो बीच में और मन हुआ था कि यार प्रस्तावना लिखनी चाहिए थी। फिर मैंने, मेरे लेखन के 3 गुरु हैं सर, आपको बताऊं। एक तो हैं नरेंद्र कोहली जी, दूसरे हैं ओशो, तीसरे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक। हाँ, वाह। पाठक साहब खूब लंबी लिखते हैं। हाँ, ओशो तो खैर ओशो ही हैं। और तीसरे नरेंद्र कोहली को मैंने कभी देखा नहीं कि उन्होंने कोई प्रस्तावना वस्तावना लिखी हो। तो मुझे लगा कि पाठक, ये पाठक जी की तो भूमिका ही अपने आप में इतनी शानदार अपने आप में होती है। उपन्यास होती थी। हाँ हाँ, तो पर उनका उपन्यास से अलग होता था ना। बिल्कुल अलग तो होता हाँ, और उपन्यास वो लिख रहे हैं मर्डर मिस्ट्री, और प्रस्तावना या भूमिका में लिख रहे हैं कि टिप कैसे दी जाती है, कहाँ पे क्या टिप, मतलब होटल में टिप क्या, कोई मतलब नहीं बनता उसका। हाँ। तो मैं नैन कोहली साहब को देखा, तो उन्होंने प्रस्तावना लिखी नहीं है, फिर भी वो चल रही है उनकी किताबें। तो प्रस्तावना, और एज अ पाठक मैं खुद जब किताब उठाता हूँ, जैसे चतुर्सेन शास्त्री हैं, उनका जब उठाता हूँ मैं किताब, 3 पेज उसी में चले गए। हाँ, 3 पेज मतलब हम पढ़ रहे हैं और किताब से कोई मतलब नहीं है, तो वो लगता है थोड़ा बोरियत होती है, थोड़ी थकान हो जाती है शुरू में ही। तो इसलिए मैंने कहा कि न ही रहे तो अच्छा है। है। आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि मैंने जब जी। पहली किताब लिखी थी, तो वो हम्म, मैंने पाठक जी को ही समर्पित की थी। वही मेरे अच्छा। गुरु हैं, और हम्म, उनको मैं बचपन से पढ़ रहा था, तो मैं पांडुलिपि लेके प्रकाशक को देने से पहले उनके पास गया था, और वो मेरी अच्छा उनसे अच्छा। पहली मुलाकात थी। और बड़े, मतलब मेरे लिए तो एक, मेरे जीवन का अचीवमेंट ही है लेखन यात्रा में कि वो उस किताब के विमोचन के लिए वही आए, उन्होंने ही अच्छा किया। अच्छा। तो मैं भी उनका उतना ही बड़ा प्रेमी हूँ, सेवक हूँ, और एकलव्य जब, हम हैं हम लोग तो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, इनसे हमने पढ़ना सीखा, रुचि जगी। जैसे पाठक साहब से हुआ कि लिखा कैसे,
पाठक साहब का जो लिखते हैं ना, तो वो लगता है कि हाँ, जो वो सोच रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, वही चीज़ वो लिख बस रहे हैं। वही, हाँ, वही तो उनसे वो सीखा। कोहली पकड़ साहब जो से है। ये सीख हाँ, कोहली साहब से ये सीखा कि सब कुछ अगर आज की युवा पीढ़ी को आप कोई चीज़ बताएँगे तो चमत्कार से आप नहीं समझा सकते। उसको उसका एक कोई कोई बैकबोन, कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि आपको बतानी पड़ेगी। कोई तर्कसंगत संवाद स्थापित करने पड़ेंगे। तो नरेंद्र कोहली, अच्छा, आपने कहा नरेंद्र कोहली से, अब तो मुझे याद आया कि आप मिले, पाठक साहब से मिले। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कोहली साहब से मिलूँ। तो हुँ, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल पहले वो चले गए, और बड़ा हुँ, दुःख हुआ था मुझे। मैं लिटरली उस दिन रोया था। हुँ, कोहली साहब गुरु आदमी है, मतलब वैसे लेखक अगर 10-12 और होते ना साहब, तो जो हुँ। ये साहित्य रहे जो होंगे, अजीत जी मेरा मानना है रहे होंगे बट वो किसी कारणवश सामने नहीं आ पाए होंगे। शायद जी, इतना जैसे आज सबको अवसर मिल जाता है सामने आके जी, अपनी जी, बात लिखने का, तो उस समय ऐसा जी, होता है और मैं भी बात कर रहा था एक प्रकाशक महोदय से पिछले दिनों, जी, जी, तो मालूम ये भी पड़ता है कि और भी भाषाओं में बहुत अच्छे-अच्छे लेखक हैं, बट वो उनकी बिल्कुल। संख्या, उनके पाठकों की संख्या इतनी कम है, जैसे कोई उड़िया में लिख रहा है, तो वो वहीं तक हुँ, सीमित रह जाती है। बिल्कुल, हमारे जो बिल्कुल। हिंदी पाठक हैं, उनके पास तक अगर दूसरी भाषाओं के लेखक भी अनुवाद के रूप में आ सकें, तो अपने बिल्कुल। आप में हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँगी। तो वो एक बड़ी चीज़ है जो मैं अपने दोस्तों से अनुरोध भी करता हूँ, कि आप अगर 4 किताबें अपनी मौलिक लिख रहे हैं, तो 1 किताब आप किसी दूसरी भाषा का अनुवाद भी लिखिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होगा, 2 संस्कृतियों को मिलाने का एक कार्य होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बता ही दिया कि आपके मैं आपसे यही पूछने वाला था जाते-जाते कि आपके जी, जो चहेते लेखक हैं, वो कौन हैं, वो आपने हमको बता ही दिया जी, और इसी समय हम आपसे विदा लेते हैं और जी आपसे सर। फिर मुलाकात होगी। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और मैं धन्यवाद सर। किताब हाथ में लेकर पढ़ना पसंद करूँगा। मैं जल्द ही आ रहा हूँ और जी। रही बात ऑटोग्राफ की तो मैं आपको फ़ोन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ऑटोग्राफ कैसे दिए जाएँगे जी सर, और जी। वो आपके पाठकों के लिए अच्छा लगता है। कोई आपका कहना भी सही है और बट उसका भी एक तरीका है। बात करेंगे जी, आपसे, हम बताएँगे आपको। जी, जी। आपका बेहद आभार अजीत जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, समय निकाला। आपसे धन्यवाद फिर सर। महादेव।